भारत में प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। उस समय भारत में नगर थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध के कुछ पहले ही हुआ। उस समय भारत में अनेक नगर थे। इसके बीच जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस बारे में पहले ही बताया जा चुका है। इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारत की द्वितीय नगरीकरण माना जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे नगरों के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे क्या कारण थे कि भारत में अचानक अनेक नगर बसते चले गए, अचानक वृद्धि हुई नगरों। इस नगरीकरण में अनेक कारकों ने सहायक भूमिका निभाई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी लोहे की। लोहे की सहायता से वनों को काटा गया। वैदिक काल में हम देखते हैं कि वनों को काटा नहीं जाता था, बल्कि जलाया जाता था। अग्निदेव को पथिकृत यानी कि पथ बनाने वाला कहा गया है। तो उससे ये संभव नहीं था कि इतने बड़े क्षेत्र में वनों को काटकर वहाँ पर खेती की जा सके। परंतु जब लोहे के हथियार बनने लगे तो उनसे वन काटने या वनों का कटान बड़ा आसान हुआ, और लोगों ने जो वन क्षेत्र थे उन्हें काटते चले गए। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में कृषि भूमि प्राप्त हुई। वो कृषि भूमि गंगा के दोआब में थी, जो बहुत उपजाऊ थी। इससे अतिरिक्त उत्पादन यानी कि अतिरेक उत्पादन का प्राप्त हुआ, जो नगरों के लिए आवश्यक था, क्योंकि नगरों में कृषि गौण धंधा होता है और वहाँ के लोग अन्य धंधों में लगे होते हैं। इसीलिए बिना अतिरिक्त उत्पादन के यह संभव नहीं था। इसके अलावा लोहे की फाल से गहराई तक जुताई होने लगी। कृषि यंत्र यानी कि इससे कृषि यंत्र बनाए गए, जिससे जुताई गहराई तक हुई और अच्छी फसल पैदा हुई। उस समय हमें ये उल्लेख मिलता है कि हल में 24 या 18 बैल एक साथ जोड़े जाते थे। तो इसका यही कारण था कि उस समय लोहे के फाल वाले हल चल पड़े थे और उनसे अधिक गहराई तक बीज बोया जा सकता था और उससे अधिक फसल पैदा होने की संभावना थी। इसके अलावा उस समय आर्यों ने अपना विस्तार बिहार यानी पूर्वी भारत की ओर किया, जो गंगा घाटी में स्थित था, और पूरा ही क्षेत्र गंगा के किनारे किनारे बसाया गया, जहाँ पर उपजाऊ कृषि भूमि थी, जिससे बहुत अधिक उत्पादन होता था, जिससे नगरों की विकास में सहायता मिली। इसके अलावा व्यापारी वर्ग उत्पन्न हुआ। एक उस समय में श्रेष्ठी या श्रेणी के मुखिया श्रेष्ठी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिनका नगरों में महत्वपूर्ण स्थान था। और ये लोग तभी सफल हो सकते थे जब ये व्यापार बड़े स्तर पर होता, क्योंकि ये लोग ग्रामीण क्षेत्र से अतिरिक्त उत्पादन शहर में लाते थे, और शहर में जो वस्तुएं बनती थी, चाहे वो कृषि उत्पादन से संबंधित हो या घरों में काम आने वाली वस्तुएं हों, उन्हें गांव की ओर ले जाते थे। तो एक नई वर्ग का विकास हुआ, जिसे व्यापारी वर्ग कह सकते हैं। जो श्रेणी थी, श्रेष्ठी, उसका बहुत प्रमुख होता था। ये पैसा भी ब्याज पे देता था, इसलिए नगरों का विकास संभव हुआ। ये व्यापारी लोग नगरों में रहते थे, तो जिससे नगरों का विस्तार हुआ। इसके अलावा उस समय लोगों ने भैंस को पालतू बना लिया था। इसका ये परिणाम हुआ कि जो दलदली क्षेत्र थे,
जहां पर बैलों से कृषि संभव नहीं थी, वहां भैंसे से जुताई की जा सकती थी। तो ऐसे बहुत सारे कृषि क्षेत्र बनाए गए जो भैंसों से जुताई से ही संभव थे और इसे पालतू बनाया गया। इसलिए इस समय नगरीकरण में इससे भी हमें सहायता मिली। इसके अलावा उस समय राजा अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ये भी लोहे के परिणाम स्वरूप ही हुआ, क्योंकि लोहे के औजार या हथियार, युद्ध में आने वाले हथियार बनाए जाते थे और राजा उनसे अपने विरोधी राज्यों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, अपनी शक्ति में वृद्धि करता था। और जब राज्य बड़े बड़े हो गए, राज्यों का रूप साम्राज्यों ने ले लिया, तो उनकी राजधानी थी, उनका स्वरूप भी बड़ा होता चला गया। इसलिए नगरीकरण को इससे भी बढ़ावा मिला। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव भी नगरीकरण में सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि वैदिक सभ्यता यज्ञों में पशुवध को बढ़ावा देती थी, जबकि जैन और बौद्ध धर्म में यज्ञों में पशुवध की निंदा की गई है। इन्हें सुख देने वाले सुखदा कहा गया है। तो इसका कारण यही था कि उस समय बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार होने के कारण पशु काटे नहीं जाते थे, मारे नहीं जाते थे ज़्यादा, और वो कृषि में उपयोग होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों का विकास हुआ। राजा का साम्राज्य अगर बढ़ा तो उन्होंने अपनी राजधानी को सुव्यवस्थित के तरीके से बसाया और उसका क्षेत्र बढ़ता चला गया। किसी भी साम्राज्य का आकार उसकी राजधानी से आंका जाता था। अगर राजधानी बड़ी थी, सुनियोजित तरीके से बसाई गई थी, अच्छी सुविधा युक्त थी, तो उस साम्राज्य को बड़ा माना जाता था। तो राजा नगरीकरण पर भी ध्यान देते थे। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म के मुकाबले व्यापार को एक अच्छा पेशा माना गया है, और क्योंकि वैदिक धर्म में ब्याज पे पैसा देना निंदनीय माना जाता था, परंतु इस समय सिक्कों का प्रचलन भी हो चुका था और ब्याज पर उधार देना निंदनीय काम नहीं माना जाता था, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। जहाँ व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है तो वहाँ नगरीकरण अपने आप होता है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता में व्यापारियों को तीसरा स्थान दिया गया था सामाजिक दृष्टि से, परंतु जैन और बौद्ध धर्म ने सामाजिक जो असमानता वाली बात थी उसे नकार दिया और सभी को समान मानना। तो इसके परिणाम स्वरूप अधिक लोग नगरी इस व्यापार की ओर आकर्षित हुए और व्यापारी वर्ग शहर की ओर चला गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उसे उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना कि शहरी क्षेत्र में या नगरीकरण में नगरों में उसे मिलता था। इसलिए भी नगरों का विकास हुआ। इसके अलावा कुछ शहरों में शिल्पी जो थे वो रहने लगे, क्योंकि लोहे से जुड़े अनेक प्रकार के औजार, हथियार या कृषि यंत्र बनाए जाते थे जो कारीगरों द्वारा ही संभव थे। ये कारीगर देहात में ना रहकर नगरों में रहते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें लोहा प्राप्त होता था। तो इससे भी नगरों का विकास हुआ। इसके अलावा कुछ नगरों ने विशेष यंत्रों में या औजारों में विशेषज्ञता प्राप्त की और उस यंत्रों या किसी वस्तु विशेष से संबंधित सभी लोग एक जगह एकत्रित होने लगे, चाहे वो व्यापार करते हों उसका, या उसे बनाते हों, या अन्य प्रकार से उससे जुड़े हुए हों। तो इससे भी नगरीकरण को बढ़ावा मिला। इस समय गांव में भी गृहपतियों का वर्ग मिलता है। गृहपति यानी कि गांव का मुखिया समझा जा सकता था और उसके पास बड़ी मात्रा में भूमि होती थी। गांव में सबसे अधिक भूमि उसी के पास होती थी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि लोग निजी संपत्ति को बढ़ावा देने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन बढ़ा और उससे नगरीकरण को बढ़ावा मिला। अतिरिक्त उत्पादन का बार बार इसलिए जिक्र आता है क्योंकि बिना अतिरिक्त उत्पादन के एक ऐसे वर्ग को भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल था जो कृषि कार्यों में संलग्न ना हो। तो ये तभी संभव था जब
कृषि कार्य में लगे लोग अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में अनाज का उत्पन्न कर पाते। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो संपूर्ण जनसंख्या को कृषि उत्पादन कार्यों में ही लगा रहना होता, जो नगरीकरण के लिए संभव नहीं था। इस समय हमें अनेक नगरों का उल्लेख मिलता है, जैसे इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, बनारस, चंपा, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र वगैरह। तो ये नगर कुछ राजधानी नगर थे और कुछ व्यापारिक नगर थे। तो इस प्रकार भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ, द्वितीय नगरीकरण की क्रांति हुई।